आज इस वीडियो में चार्टर एक्ट 1813 पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सबका हमारे चैनल छाया क्लासेस में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1813। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन वासी अंग्रेजों को व्यापार तथा मिशनरी कार्यों के लिए भारत आने की छूट दी गई, जिस पर अभी तक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट, पृष्ठभूमि। लॉर्ड वेलेजली की विस्तारवादी नीति। वेलेजली ने भारत में खुलकर विस्तारवादी नीति अपनाई, जिसके चलते पंजाब, सिंध और नेपाल को छोड़कर समस्त भारत ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन कर लिया गया। नेक्स्ट, कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर होना। वेलेजली की विस्तारवादी नीतियों के फलस्वरूप कंपनी कर्जे में डूब गई, जिसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रवर समिति का गठन किया। 1812 में प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने एक 13 सूत्रीय प्रस्ताव रखा, जिसे 1813 के चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, उद्देश्य। अधिनियम 1813 का उद्देश्य भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, ठीक है, तथा लाइसेंस के आधार पर ब्रिटेन वासी अंग्रेजों को भारत आने की छूट देना। तो उद्देश्य में क्या चीज़ें हैं? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, तथा लाइसेंस के आधार पर ब्रिटेनवासी, मतलब कि सभी जितने भी ब्रिटेनवासी हैं सबको भारत आने की छूट देना, ठीक है। नेक्स्ट, चार्टर अधिनियम 1813 के प्रावधान। अब हम देखेंगे कि इस एक्ट का प्रावधान क्या क्या है, ठीक है। इस अधिनियम के प्रावधान 4 विषयों से संबंधित थे, ठीक है, जिसे फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं। 4 विषय कौन कौन? पहला देखिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा, भारत आने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता। तीसरा, शिक्षा पर खर्च का प्रावधान। चौथा क्या है? मिशनरी गतिविधियों की अनुमति, ठीक है। अब हम इन चारों प्रावधानों से संबंधित बिंदुओं को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। पहला प्रावधान क्या है? भारत में कंपनी के अधिकार में परिवर्तन। इस एक्ट के तहत कंपनी का भारत पर अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। दूसरा देखिए, किंतु भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, लेकिन उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भी भारत के साथ मुक्त व्यापार की छूट दी गई, ठीक है। नोट देखिए, लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, ठीक है। केवल भारत के साथ खत्म किया गया है, चीन के साथ उसका व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिस पर IAS 2019 प्री में प्रश्न आया था, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। पहली बार कंपनी द्वारा अर्जित भारतीय प्रदेशों पर ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता घोषित कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार क्या हुआ कि जो कंपनी द्वारा अर्जित भारतीय प्रदेशों पर ब्रिटिश सम्राट की प्रभुसत्ता घोषित कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्व पर कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा गया, न कि ब्रिटिश संसद का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कंपनी भारत में 20,000 से अधिक सेना नहीं रख सकती थी, ठीक है। ये इसके लिए कंपलसरी कर दिया गया कि वो केवल कितना रख सकती है? 20,000। 20,000 से ज़्यादा सेना नहीं रख सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कलकत्ता और मद्रास में
कंपनी के सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण कॉलेज खोला गया। नेक्स्ट, अब दूसरा प्रावधान देखते हैं, भारत आने हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता। अब सभी ब्रिटिश वासियों को भारत में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन इसके लिए कंपनी के निदेशकों से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। अर्थात अब अन्य ब्रिटिश व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे, लेकिन इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इस लाइसेंस की अनिवार्यता को चार्टर एक्ट 1833 में खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तीसरा प्रावधान देखते हैं, शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान। ठीक है, कितना? 1 लाख खर्च करने का प्रावधान। भारत में प्रति वर्ष कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, जिसका उपयोग कहाँ हो सकता था? धार्मिक शिक्षा पर, साहित्य तथा विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए किया जाना था। यह महत्वपूर्ण प्रावधान है जिस पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चौथा प्रावधान, भारत में मिशनरी गतिविधियों की अनुमति। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। नोट देखिए, ऐसे मामले जो अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य विवादित थे, उन्हें जस्टिस ऑफ पीस द्वारा निपटाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो अब जो ईसाई मिशनरियां हैं वो भारत आ सकती हैं, किस चीज़ के लिए? धर्म प्रचार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधिनियम 1813 का मूल्यांकन। 1813 चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के संवैधानिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, कंपनी के संवैधानिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके दायित्वों में वृद्धि अवश्य हुई, जैसे सीमित सेना, शिक्षा पर खर्च आदि के रूप में। ठीक है, नोट देखिए, 1813 अधिनियम की 20 वर्ष की अवधि सन 1833 में समाप्त हो रही थी। फलतः कंपनी का कार्यकाल आगे बढ़ाने हेतु नया चार्टर अधिनियम 1833 लाया गया, जो भारत में विधायी तथा संवैधानिक प्रणाली का सूत्रपात करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, इस चार्टर एक्ट 1833 की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी हम चार्टर एक्ट 1813 का माइंड मैप देखते हैं। भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब सभी ब्रिटिश वासियों को भारत में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। लाइसेंस लेकिन प्राप्त करना आवश्यक था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। नेक्स्ट, कंपनी द्वारा अर्जित भारतीय प्रदेशों पर ब्रिटिश सम्राट की प्रभुसत्ता घोषित कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्व पर कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा गया। तो ये 1813 चार्टर एक्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतने चेंजेस हुए थे। नेक्स्ट, इस एक्ट से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्टर अधिनियम 1813 की भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? ठीक है, तो आप इस प्रश्न को हल करिएगा। ठीक है, यहाँ इसके उत्तर दिए हुए हैं। उम्मीद है आपको यह एक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।